हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिसेंट्रलाइजेशन टॉपिक स्टार्ट किया था। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी अथॉरिटी होती है वो क्या कर दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब जो भी डिफरेंट लेवल होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, लोअर लेवल हो गया, तो हर लेवल पर जो अथॉरिटी है वो क्या कर दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। ठीक है। और जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो क्या होता है, किसका एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। उसके अलावा क्या आता है, एक लाइन है जिसके अंदर ये होता है, इफ वी मल्टीप्लाई बाय 2 देन इट इज कॉल्ड डेलीगेशन, व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय मैनी देन इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब जब पावर अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को दी जाती है, दो लोगों को अथॉरिटी दी जाती है, तो वो हो जाता है डेलीगेशन। लेकिन जब जो अथॉरिटी है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, सबको दे दी जाती है, तो वो बन जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस की। जैसे हमने डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस की थी कि क्या होता है, एम्प्लॉयज़ अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, जो मैनेजर है उसका वर्कलोड कम हो जाता है। तो इसी तरह डिसेंट्रलाइजेशन की भी कुछ इम्पोर्टेंस है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग एम्प्लॉयज़। अब ये देखो, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो अथॉरिटी है वो हम क्या कर रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं। अथॉरिटी को हम क्या कर देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं इन लार्ज अमाउंट, क्योंकि हर किसी को पावर दे दी जाती है। अब अथॉरिटी क्या होती है, जब हम किसी को कोई पावर देते हैं, मतलब वो पर्सन क्या करता है, डिसीजन लेता है। जब वो पर्सन डिसीजन लेगा तो वो पर्सन क्या सबसे पहले सोचेगा, जब एक पर्सन डिसीजन लेगा तो वो सबसे पहले सोचता है। जब वो सोचेगा तो वो कुछ नया सोचेगा, क्योंकि उसको ये है कि मेरे को पावर दी गई है, मुझे डिसीजन लेना है। एक तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और वो कुछ नया सोचेगा, मतलब इनिशिएटिव, कुछ नया लेकर आना, कुछ अच्छे सजेशन देने, तो जिससे उसकी जो इनिशिएटिव है वो लेगा, न्यू आइडियाज़ उसके इन्वेंट होंगे। क्या बताया, डेवलप इनिशिएटिव अमंग एम्प्लॉयज़, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में जो अथॉरिटी होती है वो डेलीगेट कर दी जाती है लार्ज अमाउंट में, सभी एम्प्लॉयज़ को दे दी जाती है। तो वो जो पावर होती है, डिसीजन मेकिंग पावर, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, सोचते हैं और कुछ ना कुछ अपना नया आइडिया देते हैं, यानी कि उनकी जो इनिशिएटिव पावर है वो क्या होती है, डेवलप होती है। उनकी जो इनिशिएटिव एबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट आता है, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर कि क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में हम पावर क्या करते हैं, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब इवन जो हम पावर है वो किसको दे देते हैं, लोअर लेवल वालों को भी दे देते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है डिसीजन लेने की। हर लेवल को क्या मिल रही है, नॉलेज मिल रही है, क्या मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है। इट मीन्स कि कल को क्या है, जो लोअर लेवल वाला है उसको हम प्रमोट भी कर सकते हैं मिडिल वाले पे, क्योंकि उसको डिसीजन लेना आ गया। डिसीजन तो हर लेवल ने लेना है, टॉप वाले ने भी लेना है, मिडिल वाले ने भी लेना है और लोअर लेवल वाले ने भी लेना है। जब लोअर लेवल वाले को भी हम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी देते हैं तो उसको क्या है, एक तो उसकी नॉलेज बन जाएगी, दूसरा क्या है, उसका एक्सपीरियंस बन जाएगा। जब उसको वो पर्सन एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, उसको नॉलेज हो जाएगी कि कैसे कैसे डिसीजन लेना है, तो वो फ्यूचर में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से हैंडल
कर पाएगा। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग कैसे? क्योंकि जो पावर है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, हर कोई डिसीज़न लेता है। जब हर कोई डिसीज़न लेगा, यानी कि अगर वो किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, कौन? एम्प्लॉयज़। अगर वो किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं एम्प्लॉयज़, तो खुद ही वो उसको सॉल्व करते हैं, वो किसी से पूछते नहीं हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उनके पास है। हर किसी के पास क्या है? अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। तो जब वो किसी से पूछेंगे नहीं, खुद ही अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो डिसीजन वो बहुत जल्दी लेते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। क्योंकि क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन, पावर सबको डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। टॉप वाला कुछ वर्क मिडल वाले को दे रहा है और टॉप वाला कुछ वर्क लोअर वाले को दे रहा है। अब इसका जो वर्कलोड है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो इसकी जो टेंशन होती है, इसको जो टॉप लेवल वाला है वो अपने आप को काफ़ी रिलैक्स फील्स, मतलब कि अपने आप को फील करता है, क्योंकि उसका जो वर्कलोड हो जाता है वो कम हो जाता है और उसका टाइम सेव होगा। उस टाइम का यूटिलाइज वो कहाँ पे करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में, मतलब कैसे कैसे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मतलब एक्सपेंड करूँ, इस तरह से वो उस टाइम को यूटिलाइज करता है। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। क्योंकि जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको फुल पावर देगी है, ठीक है, जिससे क्या होता है? जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनमें एक सेंस आ जाती है किसकी? रिस्पॉन्सिबिलिटी की। क्योंकि जब हम किसी को पावर दे रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं, तो उसके माइंड में ये होता है कि अगर मुझे पावर दी गई है, मतलब मैंने डिसीज़न लेने हैं, मैं अकाउंटेबल भी हूँ, तो वो वर्क को क्या है? पूरी ऑनेस्टी के साथ करता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है? जब वो अच्छे से डिसीज़न लेगा, अच्छे से वर्क को करेगा, तो उसका रिजल्ट किस पर आएगा? ऑर्गेनाइजेशन पे। मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? प्रॉफिट में जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन की सेल इंक्रीज होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी? ग्रोथ होगी। हमने किया था ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज हो जाए, सेल इंक्रीज हो जाए। उसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ पॉइंट, बेटर कंट्रोल। हमारा ये लास्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस का, बेटर कंट्रोल। क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है? जो डिफरेंट लेवल पर लोग काम कर रहे हैं और सबको जब हम पावर देते हैं, तो वो खुद अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, और जब हम अथॉरिटी दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो वो पर्सन अकाउंटेबल भी होगा। मतलब टॉप लेवल ने जो वर्क असाइन किया उसको वो कंप्लीट करना होगा। और कंट्रोल का मतलब क्या होता है? ब्रिंगिंग एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू डिजायर्ड रिजल्ट। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक्चुअल रिजल्ट और डिज़ायर्ड रिजल्ट, मतलब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्लोज लाने की कोशिश करते हैं, काम को बहुत अच्छे वे से करते हैं। तो ये थी इम्पोर्टेंस। रिपीट कर देती हूँ कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को ही हमने एक्सपेंड कर दिया। अगर पॉइंट आ जाए, इफ़ वी मल्टीप्लाई बाई 2 देन इट इज़ कॉल्ड डेलीगेशन, इफ़ वी मल्टीप्लाई बाई मैनी देन इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। और अगर आ जाए एक selective disperse the authority, कि क्या है? डिस्पर्स द अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी को फैला देना पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन होता है। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या? डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग एम्प्लॉयज़, क्योंकि क्या है? अथॉरिटी दी जा रही है, जो डेलीगेट की जाती है वो लार्ज अमाउंट में की जाती है। हर एम्प्लॉय सोचता है
और न्यू न्यू आइडियाज़ को लेकर आता है। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, क्योंकि उसको एक नॉलेज मिल रही है, उसको एक एक्सपीरियंस मिल रहा है, फ्यूचर में वो प्रमोट हो सकते हैं, फ्यूचर में उनकी ग्रोथ हो सकती है क्योंकि उनको डिसीजन लेना आ जाता है। क्विक डिसीजन मेकिंग, एम्प्लॉयज़ हैं, प्रॉब्लम को फेस करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, और जिससे क्या है वो जल्दी से जल्दी डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि उनको किसी से पूछना नहीं होता। उसके बाद रिलीफ टू टॉप लेवल, क्योंकि जो टॉप लेवल मैनेजर है उसका वर्कलोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वर्क असाइन कर रहा है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मिडिल वाले को, लोअर लेवल वाले को, उसका टाइम सेव होगा और उस टाइम को यूटिलाइज करता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नया सोचना, कुछ बेटर सोचने में। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, क्योंकि क्या है लोगों में एक जो क्या आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उनको ये पता है कि हमें अपने वर्क को बहुत प्रॉपर वे से करना है क्योंकि हम अकाउंटेबल हैं। वो इस तरह से काम करते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है। उसके बाद बेटर कंट्रोल, क्योंकि हर किसी को पता है कि वो पर्सन अकाउंटेबल है, अगर वर्क अच्छे से नहीं हुआ तो उनको आंसर करना होगा, तो वो किस तरह से कोशिश करते हैं कि जो उनका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है और एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो दोनों सेम हो, तो कंट्रोल बहुत अच्छे वे से होता है। तो ये था डिसेंट्रलाइजेशन का लास्ट टॉपिक। आपकी 5.3 कंप्लीट हो गई है। अब कुछ हम केस स्टडी कर रहे हैं जिससे जो भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट यूज्ड बाय समीर गुप्ता थ्रू विच ही वॉज एबल टू स्टीयर हिज कंपनी टू ग्रेटर हाइट्स। क्या है, क्योंकि सबसे पहले क्या पढ़ते होते हैं हम, क्वेश्चन रीड करते होते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, समीर गुप्ता स्टार्टेड ए टेलीकम्युनिकेशन कंपनी डोनीरा लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर इकोनॉमिकल mobile phones for the Indian rural market with 15 employees. The company did very well in its initial year. As the product was good and the market did well, the demand of its product went up. क्योंकि कंपनी अच्छी चल रही थी, कंपनी की जो गुड्स थी उसकी मार्केट बहुत अच्छी थी, तो प्रोडक्ट की जो डिमांड थी वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अब जब प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो हमें क्या है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ा। टू इंक्रीज प्रोडक्शन द कंपनी डिसाइडेड टू रिक्रूट एडिशनल एम्प्लॉयज़। समीर गुप्ता who was earlier taking all the decision for the company had to selectively disperse the authority. अब क्या था, जो पर्सन पहले अकेला डिसीजन ले रहा था अब उसने क्या किया, एडिशनल एम्प्लॉयज़ को रखा और उसने अथॉरिटी को डिस्पर्स कर दिया, अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ही बिलीव्ड, वो क्या मानते थे कि सबॉर्डिनेट्स आर कॉम्पिटेंट, कैपेबल एंड रिसोर्सफुल एंड कैन अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजन। दिस पेड ऑफ एंड कंपनी वॉज नॉट ओनली एबल टू increase its production but also expanded its product range। कि क्या था कि कंपनी बहुत अच्छे से चल रही थी। अब क्या था, क्योंकि वो अकेला पर्सन डिसीजन नहीं ले सकता था, उन्होंने पहले रिक्रूट किए 15 एम्प्लॉयज़, फिर उन्होंने क्या किया, अथॉरिटी को डिस्पर्स कर दिया, सब लोगों को अथॉरिटी डिवाइड कर दी, ट्रांसफ़र कर दी। तो कौन से कंसेप्ट की बात की गई है जिससे एक कंपनी क्या की है, हाइट्स पर चली गई है, मतलब उसकी जो है ग्रोथ हो रही है। तो अभी हमने पढ़ा अगर डिस्पर्स द अथॉरिटी आ जाए तो कंसेप्ट क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कंसेप्ट। अब डिसेंट्रलाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, अभी हमने की रिलीफ टू टॉप लेवल, उसके बाद फैसिलिटेट ग्रोथ, बेटर कंट्रोल, क्विक डिसीजन मेकिंग, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स। तो ये जो है डिफरेंट पॉइंट्स हैं, आपको कोई 3 इम्पोर्टेंस ही राइट करनी है। हुआ क्लियर? उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट यूज्ड बाय अमन चड्ढा इन द अबव केस which helped him in focus on objectives. Aman started
Bullseye, a company for providing cyber security solution to business. Its objective is to prevent, detect, and respond to cyber attacks and protect critical data. He was a hardworking software engineer and an expert in cyber security. His reputation grew by leaps and bounds as he was not only a person of integrity but also did his work with utmost honesty and sincerity. The business started growing day by day. He was delighted when he was offered a big project by the Ministry of Defense. While working on the project, he found that volume of work made it impractical for him to handle all the work by himself. कि उसके लिए सारे के सारे वर्कलोड को मैनेज करना, हैंडल करना बहुत मुश्किल था. ही डिसाइडेड, उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी टीम को एक्सपेंड करेगा. द कंपनी मेंटेन ए क्लोज लाइजन विद द लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज ड्यूरिंग ए कैंपस प्लेसमेंट. कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में जाके, किसी कॉलेज में जाके वहाँ से क्या करती है, रिक्रूटमेंट करती है. वहाँ से जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जॉब प्रोवाइड करती है. ड्यूरिंग ए कैंपस प्लेसमेंट ईशान एंड वृंदा वर अपॉइंटेड टू वर्क फॉर द न्यू प्रोजेक्ट. He found that new employees capable, enthusiastic and trustworthy. कि उन्होंने क्या किया, 2 लोगों को अपॉइंट किया, ईशान को और वृंदा को. फिर उन्होंने ये देखा कि जो ये एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं, कैपेबल हैं, ट्रस्टवर्थी है. अमन was thus able to focus on objective and with the help of ईशान एंड वृंदा द प्रोजेक्ट was completed on time. कि क्या कह रहा है कि उसके लिए बहुत मुश्किल था पूरे के पूरे वर्क को हैंडल करना. तो उसने क्या किया, अपनी टीम को एक्सपेंड किया और 2 लोगों को अपॉइंट किया, और जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो गया. यानी कि उसने अपने वर्कलोड को कम करने के लिए टीम डेवलप की. नॉट ओनली दिस, अमन वाज एबल टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन. ऑन द अदर हैंड, ईशान एंड वृंदा हैज़ गॉट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव. अब क्या है, 2 लोगों को अपॉइंट किया. जब हमने बात की थी, इफ़ वी मल्टीप्लाई बाय 2 देन इट इज़ कॉल्ड डेलीगेशन, एंड इफ़ वी मल्टीप्लाई बाय मैनी देन इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. तो यहाँ पे कितने लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है, 2 लोगों को. तो यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा आ जाएगा, डेलीगेशन. आया समझ. अब उसके बाद है क्वेश्चन क्या, स्टेट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट. तो अब डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस कौन कौन सी थी, इफेक्टिव मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होगी, एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, बेटर कोऑर्डिनेशन हो गया. तो ये कुछ पॉइंट्स थे. ओके, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है. कैन द डायरेक्टर ब्लेम द प्रोडक्शन मैनेजर and can the production manager blame his foreman for not achieving the target? Explain in brief the relevant principle relating to the situation in support of your answer. क्या है क्वेश्चन, the directors of Gunjan Limited, an organization manufacturing color television, have asked their production manager to achieve a target production of 150 television per day. कि जो गुंजन लिमिटेड का डायरेक्टर है वो क्या कहता है, प्रोडक्शन मैनेजर को कहता है कि आपको 1 डे में 150 टेलीविज़न का प्रोडक्शन करना है. द प्रोडक्शन मैनेजर हैज़ आस्क्ड हिज फोरमैन टू अचीव द टारगेट. अब क्या है, जो डायरेक्टर था टॉप लेवल ने बोला प्रोडक्शन वाले को. प्रोडक्शन किस पे आ जाता है, मिडल वाले में आ जाता है. मिडल वाले को बोला, और जो प्रोडक्शन मैनेजर था मिडल वाला क्या करता है, फोरमैन को बोल देता है, आगे लोअर लेवल को बोल देता है. बट ही डिड नॉट गिव हिम द अथॉरिटी फॉर द रिक्विजिशन ऑफ टूल्स एंड मटेरियल फ्रॉम द स्टोर डिपार्टमेंट. लेकिन क्या करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला, आगे उसको अथॉरिटी नहीं देता. द फोरमैन कुड नॉट अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट. अब क्या है, फोरमैन ने वो टारगेट अचीव नहीं किया.
कैन द डायरेक्टर ब्लेम द प्रोडक्शन मैनेजर? क्या डायरेक्टर प्रोडक्शन मैनेजर को ब्लेम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा, डायरेक्टर ने वर्क किसको असाइन किया? प्रोडक्शन मैनेजर को। तो यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर को ब्लेम किया जा सकता है। एंड कैन द प्रोडक्शन मैनेजर ब्लेम हिज फोरमैन फॉर नॉट अचीविंग द टारगेट? क्या प्रोडक्शन मैनेजर ब्लेम कर सकता है फोरमैन को? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने वर्क तो दिया बट साथ में उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी नहीं दी। देखो लिखा हुआ है ना, बट ही डिड नॉट गिव हिम अथॉरिटी फॉर द रिक्विजिशन ऑफ टूल्स, तो अथॉरिटी नहीं दी। तो यहाँ पे डायरेक्टर तो प्रोडक्शन मैनेजर को ब्लेम कर सकता है, बट जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो फोरमैन को ब्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद आता है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रेलिवेंट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन सा हो जाएगा? जो सेकंड चैप्टर के अंदर हमने फ्योल के प्रिंसिपल किए थे, तो प्रिंसिपल कौन सा हो जाएगा? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता था कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, कि प्रॉपर होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, ना तो अथॉरिटी कम होनी चाहिए ना ही अथॉरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये थे 3 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा डिसेंट्रलाइजेशन की इम्पोर्टेंस, और ये हमने केस स्टडी की है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड। दैट्स इट। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।